हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतवार के दिन लेखक के संग ये कार्यक्रम आयोजित करके अपने बहुत से मित्रों का समय ले रहा है और इसके माध्यम से कुछ देने का भी प्रकल्प है। पिछले इतवार के कार्यक्रमों में हमने भगवान दास मोरेवाल जी को सुना था, उसके बाद हमने अष्टभुजा शुक्ल जी को सुना, फिर तेजेंद्र शर्मा जी को सुना और तेजेंद्र जी के बाद हमने सुशीला टाक भौरे को सुना। आज की कड़ी में प्रशासनिक पद पर रहते हुए और साहित्यिक की सेवा में एक विशेष पहचान बनाते हुए विभूति नारायण जी के रचना कर्म को हम समझने का, जानने का यत्न करेंगे। मूलतः यह कार्यक्रम रचनाकार की सृजनशीलता के क्रम में परिवेशगत उपलब्धियों और उनका वैचारिक स्वरूप में जो प्रभाव पड़ता है उसके विश्लेषण की प्रक्रिया का एक प्रयास है। आवाज आ रही है? कहीं से म्यूट कर दीजिए। आ रही है। हाँ, ऐसी स्थिति में रचनाकार की संवेदनशीलता और रचनाकार के सामने, आज के रचनाकार के सामने चुनौती और भी बढ़ जाती है जब वो पुलिस की सेवा करने के बाद कुलपति के पद को भी प्राप्त करके और संवेदना के गहरे स्तरों पर जाकर छात्र नेताओं से टकराते हुए छात्र नेता का रोजनामचा इस क्रम में निरंतर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते हुए छात्र और एक अधिकारी का जो एक अंतर्द्वंदात्मक समूह संवेदना की गहराइयों को का स्पर्श करता है, मैं समझता हूं विभूति नारायण जी का बड़ा प्रीतिकर क्षेत्र है। जन्म 28 नवंबर और 1950 परतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में रहते हुए और स्वतंत्रता की सांस साहित्यिक मनोवृत्तियों के साथ लेते हुए उपन्यासकार के रूप में अपनी विशेष पहचान, जिसके अनुवाद विभिन्न बोलियों में, भारतीय बोलियों में हुए हैं, वे 5 उपन्यास हैं। घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र का तबादला और प्रेम की भूत कथा, ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वे प्रशासन के अनुभव को संवेदना की अतल गहराइयों में जाकर रचनाकार को कैसे प्रेरित हैं, आज का प्रीतिकर विषय है। विभूति नारायण जी आज अपनी सृजन प्रक्रिया और परिवेशगत पड़ावों का
कैसे उनकी रचनाशीलता में रूपांतरित होती है, उसकी व्याख्या करेंगे। पत्र पत्रिकाओं का गांव की जमीन से जुड़ करके इलाहाबाद में एसपी, डीआईजी, आईजी और फिर दिल्ली के खुले वातावरण में, नोएडा के खुले वातावरण में रहकर एक तरह से पूरी की पूरी विरासत को कैसे संजो रहे हैं। उनमें उनके गांव, उनके माता पिता, पिता के नाम पर स्थापित जो पुस्तकालय योजना और उस पुस्तकालय से गांव के बच्चों की शिक्षा के प्रति एक लगन, निष्ठा और उस लगन निष्ठा के फलस्वरूप रचनात्मक संवेदना की मनोभूमि का स्पर्श किस प्रकार से राय साहब को प्रेरित करता है, अनुप्राणित करता है। वे इस रूप में एक तरफ जहां रणभूमि में भाषा से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान अखबार में सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस और उसके साथ पढ़ने वाले विभिन्न पड़ाव कैसे उन्हें रचनाशीलता की ओर प्रेरित करते हैं। इसके अलावा एक्टिविस्ट के रूप में भारतीय राज्य और अल्पसंख्यकों के रिश्तों के बीच में जो एक गुणात्मक परिवर्तन जो उनकी रचनाशीलता का मैं समझता हूं एक अनिवार्य अंग है, इस रूप में वे प्रशासनिक सेवा करते हुए प्रशासन और लेखन की उस कड़ी में जुड़ते हैं जहां श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी जैसे उपन्यास की रचना करते हैं। हिंदी उपन्यास में प्रशासन ये बहुत ही प्रीतिकर कार्य है और बहुत से दिवाकर अदीब ही रामदेव शुक्ल का उपन्यास और उसी क्रम में विभूति नारायण जी के उपन्यास की लेखन प्रक्रिया कैसे अपनी विशेष पहचान बनाती है। आइए आज हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से और उनका अपना खुद का विश्लेषण, खुद का संश्लेषण सुनने की कृपा करें। मैं दिनेश जी से आग्रह करता हूं कि वे कार्यक्रम को अब प्रारंभ करें। धन्यवाद पांडे सर, आपने राय साहब का एक बहुआयामी और विस्तृत परिचय दिया और उनके सभी पक्षों से हम लोगों को परिचित कराया। तो अब मैं बगैर देर किए हुए और समय को गवाए बिना मैं राय साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपने सृजन और परिवेश के बारे में हम लोग को बताएं। और साथ में मैं केवल एक दो लाइन सिर्फ रेखांकित करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रशासनिक क्षेत्र के लेखन में सक्रिय रहे और उन्होंने एक मकाम हासिल किया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राय साहब का व्यक्तित्व जिसे हम कहें कि त्रिस्तरीय है, जहां एक तरफ प्रशासन है और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है आपका कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्तमान साहित्य का आपने लंबे अरसे तक संपादन किया और वह साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास उस वर्तमान साहित्य के बिना अधूरा है। तो जिस भी क्षेत्र में आप रहे, आपने अपना सर्वोच्च दिया, यह हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। और एक जो विशेषता आपकी है कि आज प्रशासन के क्षेत्र में और लोग सक्रिय है साहित्य कर्म में और सामने हम लोग के पार्लर
अशोक वाजपेयी दिखाई देते हैं, लेकिन आप दोनों के व्यक्तित्व में जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि अशोक वाजपेयी जहां अपने अभिजात्य को सुरक्षित रखते हुए साहित्य कर्म करते हैं, वहीं आप हमेशा अपने अभिजात्य को किनारे करके हमेशा डिक्लास होने की लगातार कोशिश करते हुए साहित्य कर्म में आते हैं। इसीलिए आपसे हम लोग का मिलना जुलना जुड़ना उसमें हम लोग सहजता का अनुभव करते हैं। तो बगैर किसी और भूमिका के मैं ऐसे अपने प्रिय राय साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम लोगों से अपने अनुभव साझा करें। राय साहब। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? मुझे उम्मीद है कि आवाज जा रही हो। बिल्कुल आ रही है। कृपा शंकर जी, विभागाध्यक्ष जी और दिनेश जी, यहाँ जो लोग दिख रहे हैं उनमें बहुत सारे मित्र हैं। सूर्य नारायण जी हैं और तमाम लोग हैं। इन सबको देख करके आप उम्मीद कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। खासतौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के बीच में बोलना मेरे लिए हमेशा एक गर्व का बायस रहा है। तो 2-4 बार मुझे ऐसे मौके मिले हिंदी विभाग, खासतौर से जब हिंदी विभाग में मैं हूँ, तो ये अनायास नहीं है कि मुझे सत्यप्रकाश मिश्र जी का या दूधनाथ सिंह का, इन लोगों का स्मरण हो रहा है जिनसे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे। तो ये एक तो ये औपचारिकता ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए आवश्यक है कि मैं विभागाध्यक्ष जी का और दिनेश जी का आभार व्यक्त करूं। उन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत सालों बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बोलने का मौका मिल रहा है। ये अलग बात है कि अब तकनीक की वजह से आप लोगों से 1000 किलोमीटर दूर बैठकर बोल रहा हूँ, लेकिन वही ऊष्मा या वही मित्रता महसूस कर रहा हूँ जो आपके विभाग के कॉमन हॉल में, जहाँ छोटी सी एक लाइब्रेरी भी आप लोग आपकी है और बुलाया करते थे आपको, वहाँ कई बार वक्ता के तौर पर और कई बार श्रोता के तौर पर जाने का मुझे मौका मिला। बहरहाल ये जो जैसा मुझे दिनेश जी ने आज के कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई, उस हिसाब से मैं ये समझा हूँ कि अब अगले 10-15 मिनट या 20 मिनट मेरा दम जल्दी फूल जाता है तो मैं बहुत लंबा नहीं बोल सकता। तो 10-15 मिनट या 20 मिनट में मैं अपनी पूरी जो रचना प्रक्रिया है और जो एक लेखक के तौर पर और एक मनुष्य के तौर पर यात्रा है, अब मैं 71 साल का हो रहा हूँ, तो बड़े अधिकार के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं पीछे मुड़ करके देख सकता हूँ। अब इतना आप लोग मुझे अवसर देंगे तो इस यात्रा का थोड़ा सा कुछ 10-15 मिनट में इस यात्रा को याद करना और साहित्य का, लेखन का या जो रचना कर्म का मेरे जीवन में क्या अर्थ रहा, किस तरह मैंने उसे लिया, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तो बड़ी स्पष्ट बात है कि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं जितना डिजर्व करता था उससे ज्यादा हासिल कर ले गया। अक्सर लोगों के मन में ये मलाल रहता है कि वो बहुत कुछ उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मुझे लगता है कि जितना मुझे मिल गया बहुत था। मैं तो एक मध्य वर्ग, जिसे आप कह सकते हैं कि मध्य वर्ग के परिवार से आया था। पिता सरकारी नौकरी करते थे, लिहाजा किसी एक जगह रह करके पढ़ने का मौका नहीं मिला। कहने के लिए आजमगढ़ मेरा जनपद है, लेकिन आजमगढ़ में मैंने कभी एक साथ महीने 1.5 महीने भी नहीं बिताए। जब मेरा जन्म हुआ तो पिता बाहर पोस्टेड थे और उसके बाद हर 2-3 साल बाद वो बदलते रहे, तो लिहाजा छात्र जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कॉलेज या स्कूल में 2 साल से ज्यादा पढ़ने का मौका मिला हो। तो ये एक तरह से यायावर वाली जिंदगी थी। लेकिन इसमें कई बार मुझे लगता है कि ये शायद अच्छा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद, उत्तर प्रदेश की अलग अलग बोलियां, बहुत सारी बोलियां तो मैं सीख गया था। भोजपुरी जो मेरी मातृभाषा थी उससे ज्यादा मैं जो रुहेलखंडी थी, जो शाहजहांपुर और बरेली के आसपास बोली जाती, वो बोलने लगा था, अवधी बोलने लगा था। तो ये एक अलग अलग जगहों पे जाके नए नए शहर देखना, नए लोगों से मित्रताएं होना, नए अनुभव हासिल करना, ये सब एक अनायास मुझे मिला। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। फिर मैं पुलिस की नौकरी में आ गया
ये भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई मेरा अपना चुनाव था। आप सब लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जानते हैं कि हर दूसरा तीसरा लड़का या लड़की वहाँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते रहते हैं। तो मैं भी बैठा, उसमें बहुत सारी नौकरियां थी। मतलब जिस परीक्षा में बैठा, जिसे आज सिविल सर्विसेज कहते हैं, उस जमाने में आईएएस एक्सेट्रा एग्जाम कहते थे, तो 20-25 नौकरियां थी, उसमें आईपीएस मिल गया मुझे, मैं आईपीएस में चला गया। तो ऐसा कोई मेरा अपना चुनाव नहीं था, मैं उनमें से किसी भी नौकरी में जा सकता था, और वो ये एक इत्तेफाक था। लेकिन ये भी सही है कि वहां जा करके फिर मैं रच बस गया उस दुनिया में। मुझे बहुत सारे अनुभव मिले, बहुत सारे ऐसे अनुभव मिले जो दूसरी किसी दुनिया में नहीं मिलते। मैंने शुरुआत तो अध्यापक के तौर पे की थी, तो अगर मैं अध्यापक रह गया होता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं ज्यादा लिख पढ़ पाता। लेकिन ये भी सही था कि उन सारे अनुभवों से वंचित हो जाता जो मुझे पुलिस की नौकरी में मिले। तो मैं ये भूमिका सिर्फ इसलिए बांध रहा हूँ कि देखिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ और मैं बहुत बड़ा रचनाकार हूँ, लेखक हूँ, और मुझे तो नोबेल पुरस्कार या ज्ञानपीठ तो कम से कम नहीं, ये सब तो साहित्य अकादमी तो मिलना ही चाहिए। इस तरह कोई गलतफहमी मेरे मन में नहीं है। मैं अगर आपके शहर के एक शायर को याद करते हुए कहूँ, अकबर इलाहाबादी को, कि उन्होंने आदमी की जिंदगी के 3-4 जो सोपान थे, उनको एक शेर में याद किया है कि पैदा हुए, बीए हुए, शादी हुई और मर गए, नौकर हुए और मर गए। पूरा शेर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 4-6 घटनाएं जीवन की है जिनका एक मनुष्य के जीवन में उल्लेख होता है। तो शायद वैसा ही मेरे जीवन में भी होता या होगा। मैं क्यों यह इस अहंकार में पढ़ूं कि नहीं इसके अलावा मुझे याद किया जाएगा। लेकिन एक चीज का मुझे हमेशा संतोष रहा। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं नास्तिक हूं, तो मेरा फैसला कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर नहीं करेगा, ना कोई स्वर्ग नरक की मुझे कोई चिंता रही। लेकिन ये जरूर मैं इस पर एक जिसे आप कह सकते हैं कि अंदर से कई बार मुझे खुशी होती है। मतलब जो चीज मुझे खुशी देती है, जो थोड़ा बहुत सुख मुझे जीवन में मिलता है, वो यही है कि जो मैं साहित्य के चक्कर में पड़ा, अगर मैं साहित्य के चक्कर में ना पड़ा होता तो शायद उस सुख से वंचित हो जाता। वो सुख ऐसा था कि साहित्य ने मुझे लगातार मनुष्य बने रहने का एक ढांढस बंधाया, मौका दिया, उसमें एक आस्था पैदा की कि नहीं, कैसे मनुष्य बना रहा जा सकता है। और ये सिर्फ एक पेशे के लिए नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं पुलिस में था जहां मनुष्य से च्युत होने का, उस दर्जे से नीचे गिरने का बहुत मौका रहता है। आप कब धीरे धीरे पशु हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और आप हो जाते हैं। तो वहां भी खड़े होकर के और थोड़ा बहुत मनुष्य बने रहने का जो प्रयास था, वो मुझे लगता है साहित्य ने ही मुझे दिया। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे और तबादले होते रहते थे, और वो उस पीढ़ी के थे जिसमें ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो खेलोगे कूदोगे में सिर्फ कबड्डी और क्रिकेट तो खैर नहीं था उस जमाने में, लेकिन फुटबॉल और हॉकी नहीं था। खेलोगे कूदो में वो सारे पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें भी थी जो आपके पाठ्य सामग्री से बाहर हो, पाठ्यक्रम के बाहर हो। मतलब मेरे पिता की सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि हम लोग अपनी किताबों के बीच में छिपा करके जो पढ़ते हैं वो पढ़ना बंद कर दें। हम लोग मतलब हम 4 भाई थे, एक बहन थे, उसमें विकास एक मेरे भाई हैं जिनका नाम थोड़ा बहुत जो लोग साहित्य से जुड़े हुए जानते ही हैं। तो हम लोगों की 2 लोगों की कम से कम ये आदत थी कि हम अपनी किताबों के बीच में छुपा करके, किताबों के बदले जो पाठ्य पुस्तकें थी उनमें छिपा करके कुछ और पढ़ते थे। तो पिता की एक चिंता ये भी रहती थी कि ये बर्बाद हो जाएंगे लड़के अगर ये कुछ और पढ़ेंगे। तो उसके बीच एक नशे की तरह और एक लत की तरह साहित्य लगा। मुझे अभी तक याद है कि हमारे बचपन में धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान 2 पत्रिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। और हर मध्य, आज तो ये देखिए, जैसे अब हिंदी विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ हमारे सबके नाम अंग्रेजी में लिखे। तो आज तो हमने स्वीकार कर लिया हिंदी की पत्रिकाएं किसी घर में आए और वो ड्राइंग रूम में रखी जाए, ये थोड़ा बहुत जिसे आप कह सकते हैं असाधारण स्थिति है।
ज्यादातर घरों में आपको हिंदी पत्र पत्रिकाएं, अखबार तक नहीं दिखाई देता। जो मध्य वर्ग से थोड़ा भी ऊपर उठता है तो फिर अंग्रेजी का अखबार मंगाने लगता है। तो उस समय धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी और उन पत्रिकाओं के लिए हम लोग पागल रहते थे। मतलब सुबह मान लीजिए 10 बजे स्कूल जाना है और 2 बजे या 3 बजे लौटना है, तो हम दोनों भाई कोशिश करते थे कि सुबह जो 7-8 बजे अखबार के साथ पत्रिका आ जाए उसे कहीं छिपा के रख दें और स्कूल से भागते हुए आए और सीधे वो पत्रिकाएं पहले हम पढ़ें। तो ये एक आकर्षण था। फिर बहराइच एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पिता की पोस्टिंग के दौरान वहाँ हाई स्कूल करने हम लोग गए। वहाँ एक राजर्षि पुस्तकालय, एक बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी हमें मिली, जहाँ पर जा करके हमने सारा, अच्छा आप लोग तो खैर अध्यापक है, आप बेहतर समझते हैं। आपको याद होगा कि 50 और 60 में विदेशी साहित्य का अनुवाद करना भी हिंदी की सेवा माना जाता था। वो इलाहाबाद शहर में ही अमृत राय, आप सबको स्मरण होगा, उन्होंने कितने महत्वपूर्ण अनुवाद किए। खुद प्रेमचंद ने अनुवाद किए और बाद के भी जितने बड़े लेखक रहे हमारे, भीष्मसानी से लेकर के और यशपाल तक, सबने कुछ ना कुछ अनुवाद भी किया। तो ये अनुवाद एक तरह से लगता था जैसे कोई ये सेवा हो रही है देश की, राष्ट्रभाषा की, और महत्वपूर्ण सामग्री हम पहुंचा रहे हैं हिंदी पाठकों के। तो उस पुस्तकालय में हम लोगों को बहुत विश्व साहित्य जिसे आप कह सकते हो पढ़ने को मिला। उसी जमाने में हिंद पॉकेट बुक्स की एक योजना, घरेलू लाइब्रेरी योजना चला करती। आप में से जिन्होंने हिंद पॉकेट बुक्स का, मुझे तो नहीं लगता आप में से ज्यादातर लोग जब जवान हुए और पढ़ने की उम्र आई तब तो हिंद पॉकेट बुक्स का वो गौरव खत्म हो चुका था। नहीं तो उन 1 रुपए की पुस्तकों की जो श्रृंखला थी उसमें पता नहीं हमने क्या क्या पढ़ डाला। टॉलस्टॉय से लेके गालिब तक सब कुछ उपलब्ध था। और एक घरेलू योजना चलती थी, घरेलू पुस्तकालय या कुछ ऐसे ही नाम था। तो उसमें वो 5 या 6 रुपए में वो 6-7 किताबें आती थी। और सौभाग्य से हमारी माँ थोड़ा बहुत इस मामले में सहानुभूति रखती थी। उन्हें पता था कि ये दोनों वो लड़के जो उनके हैं ये थोड़ा पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो वो पत्रिकाओं और इन पुस्तकों का, जो घरेलू लाइब्रेरी योजना वाली पुस्तकें थी, उनका सिलसिला हम लोगों के लिए बना रहा। बावजूद जैसे मैंने आपसे कहा कि पिता के लिए तो सब बिगाड़ने वाली चीजें, तो इस तरह से धीरे धीरे साहित्य से संबंध बना। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक खास तरह का जो भारतीय समाज है उसको समझने की मैंने कोशिश की। और इत्तेफाक ये मुझे, मैं चूंकि मैंने कहा मैं नास्तिक हूँ तो भाग्य में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे मुंह से सौभाग्य शब्द इसलिए निकल रहा है कि अभी तक नास्तिकों ने कोई दूसरा शब्द इसके लिए नहीं गढ़ा है। तो सौभाग्य से मेरा परिचय ऐसे लोगों से हुआ, जैसे एक नाम मैं गोरख पांडे का आपके सामने ले सकता हूँ, जिन्होंने मुझे विवेक और जो आस्था है, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है उसमें अपना रास्ता बनाने की सलाहियत थी। पहली बार लगा कि नहीं, विवेक बड़ा है आस्था से। किसी चीज में हम किसी चीज पर इसलिए विश्वास नहीं कर सकते कि हमारी पुस्तकें ये कहती हैं, किसी चीज पर इसलिए विश्वास नहीं कर सकते कि हमारे बड़े ये कहते हैं, हमने ये बड़ों के मुंह से सुना है इसलिए सच होगा। तो ये विवेक का जो एक जिसे वर्चस्व कह सकते हैं वो मन में स्थापित हुआ इस तरह के मित्रों के सलाह से और ये मित्रों के संगत से। और धीरे धीरे फिर मैं उस रास्ते में बढ़ा जहां पर कि आप जीवन को एक खास तरह से देखते हैं। और इसी देखने के सिलसिले में फिर मेरी दिलचस्पी भारतीय समाज में जो 2 बड़े धर्म हैं, 2 बड़े मजाहिब हैं, हिंदू और मुसलमान, इनके संबंधों को समझने में मेरी दिलचस्पी हुई। ये बड़े दिलचस्प संबंध थे, मतलब 1300 साल से ज्यादा, बल्कि आप कहिए कि मोहम्मद साहब के जिंदा रहते ही पहली मस्जिद जो अरब से बाहर बनी वो भारत में बनी। तो ये बड़े दिलचस्प संबंध बने। इसमें शुरुआत व्यापारिक संबंधों से हुई, फिर पॉलिटिकल इस्लाम आ गया 711 में सिंध में, और पूरे देश में खास तरह का एक तंत्र स्थापित हुआ। इन संबंधों को समझते समझते मेरे समझ में आया कि कैसे इन दोनों ने मिल करके दुनिया को बड़ी खूबसूरत चीजें दी, वो चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, संगीत हो, स्थापत्य हो, यहाँ तक कि हमारे रसोई घर में भी जो कुछ पकता है और जिन चीजों से पकता है वो भी इन दोनों बड़े धर्मों के आपसी मेलजोल से पैदा हुआ। तो ये समझने की, लेकिन
इसके साथ साथ ये दोनों ये कहना तो बड़ा सरलीकरण है ना कि ये सिर्फ एक दूसरे से लेते देते रहे या सिर्फ कंट्रीब्यूट करते रहे, ये आपस में लड़ते भी रहे। ये 1300-1400 साल का जो संबंध है ये संघर्षों का भी संबंध है और इन्हीं संघर्षों का नतीजा आगे जाकर के देश के विभाजन में हुआ। तो इसे समझने में मेरी दिलचस्पी हुई। इन सारी चीजों को ये मैं जानबूझ करके इसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जब भारतीय पुलिस सेवा में आया तो मैं राज्य का एक जो सबसे कोर्सिव, जो सबसे जिसे आप कह सकते हैं कि दृश्यमान जो अंग होता है वो पुलिस होती है, मैं उसका हिस्सा बन गया। और फिर मुझे देखने का मौका मिला कि राज्य अपने अलग अलग नागरिकों के साथ किस तरह व्यवहार करता है। इन नागरिकों में दबे कुचले लोग भी हैं, हमारे दलित हैं, स्त्रियां हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये सारे हैं। तो राज्य तो अपने आप में एक कोई मोनोलिथ नहीं है। राज्य बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर बनता है और बहुत सारे अंतर्विरोधों से ग्रस्त होता है राज्य। तो ये समझने का मौका मिला जब मैं पुलिस में आया, तब मुझे राज्य और नागरिकों के रिश्तों को समझने का मौका मिला। तो जो मैं मनुष्य बने रहने की बात कह रहा था, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मैं कम से कम इतना, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जब भारतीय पुलिस सेवा में था और अलग अलग पदों पर रहा तो मैं ये पाता हूँ कि मैं वहाँ काफी हद तक निरपेक्ष बना रह सका, मैं तटस्थ बना रह सका। मतलब एक बार सड़क पे खड़े होने के बाद खाकी कपड़े पहन करके मैं ये भूल सका कि मैं हिंदू हूँ। मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मैं इस भारतीय राज्य का जो एक गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना जिसमें की गई है उसका एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ और मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य इस चरित्र की रक्षा करना है। तो ये एक मुझे लगता है कि साहित्य से जुड़ने का एक बड़ा ये एक मुझे जो मिला वो बहुत बड़ा अवदान था। फिर सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अध्यापक के तौर पे अपनी जिंदगी शुरू और इलाहाबाद में जैसे होता है कि 1-2 साल सब लोग दूसरी नौकरियां करते करते और इरादा कंपटीशन पार करने का होता है। अब तो शायद वो सिलसिला काफी हद तक कम हो गया, नहीं हम लोग जमाने में तो यही होता था। तो मैं आ गया, IPS में आ गया। तो मुझे अब लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे पेशे में रहा होता तो वो सारे अनुभव मुझे नहीं हासिल होते जो IPS में आने पर हुए। मतलब यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह की दुनिया से आपका पड़ा, मतलब जिसमें चोर थे, उचक्के थे, रंडियां थी, भड़वे थे, भ्रष्ट नेता थे, लेकिन उनके साथ साथ सताई हुई जनता भी थी। उनके साथ साथ ऐसे अद्भुत भले व्यक्तित्व थे, ऐसे अद्भुत भले चरित्र थे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस पूरे घटाटोप के बीच में अचानक आपको एक बहुत खूबसूरत सी वादी दिखाई देती। तो ये सारे अनुभव सिर्फ इसलिए हासिल हो सके क्योंकि मैं पुलिस में आ गया। और हालांकि मैंने आपसे शुरू में ही ये अर्ज किया है कि इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं, बहुत सारी नौकरियों में एक IPS थी जो मुझे मिल गई और मैं चला आया। तो मेरा सिर्फ ये कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मुझे दोनों से लाभ हुआ। साहित्य से मुझे मनुष्य बने रहने का मौका मिला या मनुष्य बने रहने की जिद पैदा हुई मेरे अंदर, और पुलिस से मुझे वो सारे अनुभव हासिल हुए जिनका बाद में जाकर के मैंने अपने लेखन में इस्तेमाल किया। हालांकि मैं हमेशा इस बात पर मेरे मन में अपने को लेकर असंतोष है कि मैं जितना लिख सकता था उतना नहीं लिख पाया। अभी भी कम से कम 1 दर्जन उपन्यासों के प्लॉट और उनके मेरी रचना प्रक्रिया भी कुछ मजेदार इस अर्थ में है कि मैं उपन्यास का आदि और अंत मेरे दिमाग में फौरन आ जाता है। और आप चाहे तो मैंने जो 5 उपन्यास लिखे हैं ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उनका आदि और अंत ये 2 मैंने सबसे पहले लिख डाला। तो ये, लेकिन अब उस जाहिर है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, जो स्वभावतः मैं जिसके लिए बहुत अपने को लेकर के मैं बहुत खुश नहीं। मैं तब तक टालने की कोशिश करता हूँ जब तक टाला जा सके। मुझे मेरे मित्र थे रविंद्र कालिया, मैं जानबूझ के उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप ही के शहर के थे इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने 2 बार मुझसे कॉलम लिखवाने की कोशिश की और दोनों बार, और वो मासिक पत्रिकाओं के कॉलम थे, वागर्थ और नया ज्ञानोदय के। मतलब कोई ऐसा नहीं कि साप्ताहिक या दैनिक अखबार में कुछ लिखना हो,
दैनिक अखबार में भी आपने देखा हो, शरद जोशी जैसे हमारे लेखक जो रोज लिख देते थे, आज भी एक लेखक हैं जो मेरे ख्याल से भास्कर में वो नियमित लिखते हैं, वो फिल्मी विषयों पर लिखते हैं। तो उस हिसाब से मैं तो मासिक में भी नियमित कॉलम नहीं लिख पाया, और मैंने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा कालिया जी, आपको हर बार जब समय आ जाता है तो खटखटाना पड़ता है, फिर मैं संकोच में जो बैठता हूँ, आधा अधूरा जैसा होता है करके भेज देता हूँ, तो क्षमा मांगी मैं। आजकल जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, दैनिक हिंदुस्तान में आप में से शायद कुछ ने देखा भी होगा, मैं एक कॉलम पिछले 6 साल से लिख रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है। इन 6 सालों में सिर्फ एक बार मैंने मिस किया, और वो भी मेरी गलती नहीं, वो कंप्यूटर की पूरी जानकारी न होने की वजह से जो कुछ मैंने लिखा उड़ गया, और उसके बाद फिर मैं नहीं बैठ पाया। हालांकि मेरी जगह कोई दूसरा अगर मेहनती और अपने लेखन के प्रति ज्यादा ईमानदार लेखक होता तो बैठ कर लिख डालता। वो 1200 शब्द कोई मुश्किल नहीं थे, लेकिन फिर मैंने हाथ जोड़ दिया कि भाई अब ये इस बार का कॉलम नहीं जाएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है, तो एक लेखक के तौर पे यह संतोष भी मेरे मन में है कि जो जितना मैं लिख सकता था, जितना काम मुझे करना चाहिए था, तो वो मैं नहीं कर पाया। बहरहाल मैंने जैसे पहले कहा कि मेरी बड़ी एक रेखीय जिंदगी रही, इसमें कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव या कोई इस तरह की कोई ऐसा क्रांतिकारी पक्ष नहीं है जो मैं आपके सामने बड़े गर्व के साथ कहूँ। इतना सिर्फ रहा कि अपना जब मैं आया, आपको पता होगा कि घोस्ट राइटिंग जैसा एक शब्द भी इस्तेमाल होता है, तभी ये स्पष्ट, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। एक तो मुझे समझ में आ गया कि एक सरकारी अफसर की हैसियत से मैं अगर कुछ ऐसा लिखूंगा जिसमें मुझे सजा हो सकती है, तो मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। और मैंने तय किया कि मैं लिखूंगा तो वही जो मैं चाहूंगा। मैं कभी अपने को मन मार करके, और जो हाकिम वक्त है, जो सरकार है, उसको खुश करने को लिखूं, और इस पर मैं और किसी चीज पर गर्व कर सकूं ना कर सकूं, इस पर मैं गर्व कर सकता हूं कि मैंने जब मैं नौकरी में था तब लिखा। ऐसा नहीं था, हमारे बहुत सारे सरकारी तंत्र से जुड़े अफसर हैं जो रिटायर होने के बाद लिखना शुरू करते, वो सारी चीजें, जो वो सारे अनुभव जो वो सर्विस में रहते हुए हासिल करते, मैंने ये कभी नहीं किया। और दूसरे घोस्ट राइटिंग नहीं की। जैसे ही पता चला कि मैं लिखता पढ़ता हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ। एक बार तो अब इलाहाबाद के एक मंत्री जी ने मुझसे कहा कि मेरे लिए लिख दीजिए। अब ये मजेदार प्रसंग है इसको, लेकिन मैंने फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। मैंने कहा मुझे किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा लिखने के लिए। अगर जिस दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि मुझे दूसरों को खुश करने के लिए अपना मन मार करके जो मैं सोचता हूँ उसके खिलाफ लिखना पड़े, या किसी दूसरे अपने से बड़े हाकिम को खुश करने के उसके लिए लिखना पड़े, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और ये मुझे खुशी है कि मैं जितना कुछ मैंने बहुत सारा ऐसा लिखा जिसमें कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कि सर्विस में रहते कैसे लिखा जा सका, खासतौर से जो सांप्रदायिकता वाले मुद्दे हैं। लेकिन मैंने लिखा उसी समय जब मैं सर्विस में था, तभी मैंने सबसे ज्यादा लिखा। अब तो मैं एक तरह से और भी बहुत सारी चीजों में जुड़ा रहता हूँ, लेकिन उस समय तो ज्यादातर जो मेरा विषय था वो भारतीय राज्य और उसके जो अल्पसंख्यकों के साथ उसके रिश्ते थे, या जो कमजोर हाशिए पे पहुंचे हुए लोगों के साथ रिश्ते थे, उन्हीं पे लिखता था। ये छोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी रचना प्रक्रिया, या जो अब जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि 71 साल का हो जाने के बाद ये मुझे अधिकार हो गया कि अब मैं पीछे मुड़ करके देखूं कहूं, तो वो मैं जो कह सकता था वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि पर्याप्त हो गया दिनेश जी। अब श्रोताओं में से कोई अगर कुछ छेड़े, कुछ पूछे, तो फिर उस आगे बढ़ाई जाए बात। नहीं, श्रोताओं में से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाह रहे हैं कि जो जैसे पहला उपन्यास है, दूसरा, तीसरा, उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए कि वो कैसा शुरू हुआ। देखिए, ये ज्यादातर मेरा जो लेखन है वो आपने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर शेर है कि साहित्य की परिभाषा है कि कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज बयां है। तो मेरा ज्यादातर लेखन जो था वो असल था, वो जो अनुभव मैंने हासिल किए थे जीवन में। पहला उपन्यास जैसे एक निम्न मध्यम वर्ग के मुंशी जी की कहानी है, कैसे गरीबी में एक
मकान घर से मकान हो जाने की यात्रा है। हम सभी लोग मकानों में रहते हैं। कई बार वो मकान घर की तरह होते हैं और कई बार जिन घरों में हम होते हैं वो मकान बन जाते हैं। मतलब सारे रिश्ते यांत्रिक हो जाते हैं, संवाद खत्म हो जाता है, हम एक तरह से घसीटते हैं अपने रिश्तों को। तो ये एक ऐसा ही परिवार था जो इत्तेफाक से आगरे में मैं छात्र जीवन में, हालांकि आगरा में पढ़ा नहीं मैं, उस दौरान पढ़ता इलाहाबाद में था, लेकिन मेरे पिता आगरा में तो जाया करता था। तो वो एक करीबी परिवार था जो हम लोगों से, उसको देखता था। तो ये पहला उपन्यास मैंने बहुत डरते डरते, ये इलाहाबाद में ही छपा है इत्तेफाक से। मार्कंडे जी नया साहित्य प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन चलाते थे, तो ये सुनाया भी मैंने सबसे पहले मार्कंडे जी को ही। मार्कंडे जी थे, दूधनाथ थे, रविंद्र कालिया थे, 3-4 लोग थे। और मेरा पहला प्रयास था। मैं खुद भी तब 30 साल के करीब रहा हूँगा। तो डरते डरते, लेकिन मार्कंडे जी ने उपन्यास छोटा सा था तो लगभग एक दोपहर में खत्म हुआ, और मार्कंडे जी ने फिर जिद की कि इसको मैं छापूंगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं तो सोचता था कि जब उपन्यास खत्म होगा तो पता नहीं कोई प्रकाशक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई इसे कैसे लिया जाएगा। लेकिन मार्कंडे जी ने उसे छापा और ये पहला संस्करण वहीं से छपा। दूसरा उपन्यास मेरा शहर में कर्फ्यू था, और वो भी मेरे अपने जो अनुभव थे। इलाहाबाद शहर में मैं एसपी सिटी था, और सन 80 में यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की एक श्रृंखला हुई। आप में से कुछ जिनको जाहिर है कि उस समय आप में से कोई सचेत नहीं रहा होगा, लेकिन जिनको दिलचस्पी होगी, अकादमिक दिलचस्पी होगी सांप्रदायिक दंगों पर और सांप्रदायिकता पर, उन्होंने शायद पढ़ा होगा कि 80 में मुरादाबाद में ईदगाह के मैदान में एक पीएसी ने गोली चलाई और काफी मुसलमान मरे। तो उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में दंगों की एक श्रृंखला शुरू हुई, और वो आते आते इलाहाबाद में भी पहुंची। उन दंगों में मेरा पहला एक्सपोजर था। मेरी 4-5 साल की नौकरी थी। उम्र जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 साल के आसपास रही होगी। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हालांकि मैं तो एसपी सिटी था, एसएसपी दूसरे सज्जन थे, लेकिन वो जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि शहर में दंगा हो गया है, वो फिर मतलब वो नहीं आए और मुझे को पूरा संभालना पड़ा। तो उनमें बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जो किताबों को पढ़ करके जो अनुभव मैं हासिल करता था, उनसे इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इत्तेफाक से अच्छा, आप में से ज्यादातर इलाहाबाद के भूगोल से परिचित होंगे। ये जो कोतवाली है, ये इसमें मेरा दफ्तर होता था एसपी सिटी का, और इसके ठीक पीछे एक गली जाती थी जिसमें कालिया जी रहते थे। इलाहाबाद प्रेस नाम से उनका प्रेस था, और रानी मंडी की गली में वो रहते थे। और लगभग रोज शाम को, क्योंकि दंगों के दौरान ऐसा होता है कई कई दिन तक घर नहीं जा पाते थे, तो रोज शाम को मैं जाया करता था हर दूसरे तीसरे दिन। और वहाँ इलाहाबाद भर के लेखक कालिया जी का इकट्ठा होते थे। शेखर जोशी थे, अमरकांत थे, दूधनाथ थे, सत्यप्रकाश मिश्र थे, मार्कंडे थे। मैंने उन लोगों को इसके कुछ अंश सुनाए इस उपन्यास में, जो बाद में मैंने लिखा, अपने अनुभवों के कुछ अंश सुनाए। और हर बार सुनाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने लिख नहीं पाऊंगा। मैंने ये कहा भी वहाँ लोगों से कि मुझे नहीं लगता कि इन अनुभवों को मैं लिख पाऊंगा। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है कि लैंग्वेज इज अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। आप जो सोचते हैं उसका बहुत पुअर सब्स्टिट्यूट है, विकल्प, बहुत गरीब विकल्प है भाषा। भाषा में उन्हें उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इन्हें लिख नहीं पाऊंगा। जब मैंने लिखा, वो दृश्य चित्र हैं, अगर आप में से किसी ने शहर में कर्फ्यू पढ़ी होगी तो दृश्य चित्र हैं, और उन दृश्य चित्रों को जब मैंने लिखा और लिखने के बाद खत्म किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत सही सोचता था। मैं जिस इंटेंसिटी के साथ उन्हें देख रहा था, उन चीजों को, उन घटनाओं को, और जिस तरह से महसूस कर रहा था, उस तरह मैं लिख नहीं पाया। आप इससे जो इस उपन्यास का जिक्र हो गया, तो मैं हवाला दूं कि ये इसमें एक 2 साल का बच्चा जो 1980 में एक घटना स्थल पर मौजूद था जहां मैं गया था, और
यानी आप सोचिए 80 से लेकर के आज करीब 40-45 साल हो गए। दिनेश जी, ये आवाज किसी के उसमें आ रही है, म्यूट कर दें अगर सबको। कोई आवाज आ रही है किसी का, म्यूट कर दें सबको, बेस्ट रहेगा। ये राजेश जी कोई है, कोई आप मेरा म्यूट कर ले, अपने को म्यूट कर ले। नहीं, अभी इसका राजेश कुमार का कैसे आवाज आ रही है? राजेश जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए कृपया। तो आप ये सोचिए कि हाँ, म्यूट कर लिया उन्होंने। 42 साल पहले, 42 साल बाद, यानी 2021 में मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिला उस बच्चे का जो 2 साल का था उस समय, जब मैं उस घटना स्थल पे गया था जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो उस व्यक्ति की शादी एक नर्स से हुई थी और ये बच्चा उस नर्स का बेटा था जिसने मुझे 42 साल बाद पत्र लिखा। उसने जब मेरा उपन्यास पढ़ा तो जब उसका जिक्र पढ़ रहा था तो उसे लगा ये तो उसके घर की कहानी। और फिर जब अपनी माँ को बताया, माँ को सुनाया, तो वो कंफर्म हुआ कि ये उसी की कहानी है। तो ये अपने आप में एक बहुत, मेरे लिए तो एक, जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा रोंगटे खड़ा कर देने वाला अनुभव था जब ये व्हाट्सएप मुझे मिला। तो ये दूसरा उपन्यास था और वो जिसे आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे मेरे हृदय से निकला था। जो कुछ मैंने महसूस किया था 80 के दंगों में, जो कुछ देखा था, महसूस नहीं किया, जो कुछ देखा था उन्हीं दृश्य चित्रों को उतारा। फिर तीसरा उपन्यास मेरा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा, किस्सा लोकतंत्र नाम से, वो था। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चरित्र था जो छोटा मोटा अपराधी था जब मैं यहाँ गाजियाबाद में था। फिर धीरे धीरे बड़ा अपराधी हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, विधायक हुआ, मंत्री हुआ। वो इतना बड़ा हो गया कि कानून, कायदे, अदालतें, अखबार, पुलिस सबके ऊपर हो गया। ये अलग बात है कि अभी कुछ दिनों पहले वो उसे सजा हुई एक अपराध में और अभी हाईकोर्ट ने फिर उसे छोड़ भी दिया। लेकिन बहरहाल वो इतना किस तरह से अपराधीकरण हुआ था राजनीति में, ये मेरा अनुभव था। हालांकि अब मैं देखता हूं तो शायद मेरा अनुभव बहुत पीछे रह गया। आज जिस तरह से राजनीति दिखाई दे रही है और जिस तरह अपराधियों का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, वो तो मेरा 85-86 का जो अनुभव था उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। बहरहाल इसके बाद वाला उपन्यास मेरा तबादला आया, जो उत्तर प्रदेश में जो एक तबादला उद्योग चल रहा था, पैसे लेकर के तबादले किए जा रहे थे। वो भी इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान सन 89 के कुंभ में एसएसपी था। तो उस कुंभ में जो मैंने अनुभव किए थे और जो देखे थे वो उनका आख्यान है। इसी बीच में एक जरूर मजेदार बात थी कि दूधनाथ सिंह ने मुझसे कहा कि विभूति तुम्हारी भाषा बड़ी सपाट है, भाषा में तुम मेहनत नहीं करते हो। अब ये उनका अपना इंप्रेशन था, ठीक है, उनको पूरा अधिकार था इस तरह का वो करने का। तो मैंने फिर चिढ़ करके मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं आपको अब सिर्फ भाषा पे ही काम करके दिखाता हूँ। तो मेरा जो 5वां उपन्यास है प्रेम की भूत कथा, वो शायद तो वही प्रयास था। अब चूंकि आपने तो बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा इसलिए उसके बारे में विस्तार से क्या मैं कहूँ। तो वो एक तरह से बाद में फिर दूधनाथ सिंह, जब मैं हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति था तो एक साल हमारे यहाँ रहे आकर के, राइटर इन रेजिडेंस की एक व्यवस्था थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि यार तुमने इस उपन्यास में तो अपने सारे उपन्यासों की भाषा अलग रख करके एक नई तरह की भाषा करी। तो फिर मैंने बताया कि ये आपने जो ऑब्जर्वेशन था आपका, उसको मैंने एक चुनौती के तौर पर लिया। बहरहाल चलिए, ये तो अपने बारे में बात करना कोई बहुत अच्छा नहीं। इसके बाद ये तो 5 उपन्यास हो गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है वो एक मेरी किताब है हाशिमपुरा 22 मई, जो अभी आई है कुछ दिनों पहले। हालांकि हाशिमपुरा 22 मई के सारे अंश का मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी अंश ऐसा होगा जो, वो सब मेरे रिटायरमेंट के पहले अलग अलग पत्रिकाओं में छपे। अखिलेश जो पत्रिका तदभव निकालते हैं उससे शुरुआत हुई और बाकी में सारे उसके अंश छपे, अंश में एक अंश छपा। तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि अच्छा उसमें जिन चरित्रों का जिक्र है वो सब के सब जीवित चरित्र थे जब मैंने उन्हें लिखा है।
उनमें धीरे धीरे अब लोग मर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जब लिखा तो सब जीवित थे जानबूझ करके, और मैं उन्हें छपवाता रहा और उनके पास जरूर भेजता था जो चरित्र उसमें थे, ताकि अगर इसमें कोई चीज गलत हो रही है, अगर कोई बात उनके जरिए गलत कही जा रही है, कहलवाई जा रही है, तो उस पर आपत्ति करते हैं, और वो इत्तेफाक से किसी ने आपत्ति नहीं की। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे सारे उपन्यासों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये काम था, क्योंकि एक ऐसी दास्तान है, जाहिर है उसका यहाँ पर जिक्र करके समय वो होगा, जो एक तरह से भारतीय राज्य का एक बहुत ही खराब चरित्र हमारे सामने लाती है। बहरहाल इतना कोई, मैंने जो शुरू में निवेदन किया कि मैंने बहुत कम लिखा है, इसलिए बहुत देर तक अपनी रचनाओं पे क्या बात करूं। आजकल जरूर मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ, 6 साल से मैंने बताया आपको हिंदुस्तान में, और पहली बार मैंने महसूस किया कि इन कॉलमों से जितना बड़ा पाठक समुदाय मुझे मिला, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, किसी सुदूर गांव से कभी कोई फोन करे और उन कॉलमों के बारे में उनका जिक्र करे और बात करे। तो ये जरूर मुझे संतोष दे रहे हैं। और क्योंकि ये साल भर में 24 लेख हो जाते हैं, तो पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में मेरी 5-6 किताबें भी इन्हीं कॉलम्स को केंद्र में रख करके आ गई। ये है दिनेश जी मेरा अपने साहित्य का परिचय। अब अभी जो हमें पता चला है कि अभी आपने एक जासूसी उपन्यास पूरा किया है, तो इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है और आप इधर क्यों मुड़े, यथार्थ से इधर क्यों अभी आपका रुझान हुआ? जी जी, देखिए हिंदी में एक बड़ी मजेदार स्थिति है, और आप लोग जो साहित्य के अध्यापक हैं, आप लोगों को इसका जरूर विश्लेषण करना चाहिए। अपने जो अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको इस पर लगाना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है कि हिंदी में बहुत सारी चीजों को घटिया माना जाता है। जैसे बच्चों के लिए लिखना, साइंटिफिक फिक्शन लिखना, है ना, आप जासूसी उपन्यास लिखना, जबकि अंग्रेजी में ऐसी स्थिति नहीं है। बड़े से बड़ा लेखक भी इन क्षेत्रों को एक चुनौती के तौर पर लेके जाता है। आप लोगों को याद होगा कि श्रीलाल शुक्ल ने एक जासूसी उपन्यास लिखा, आदमी का जहर। एक ही जासूसी उपन्यास लिखा। मैंने एक बार उनसे पूछा, श्रीलाल जी आपने एक ही जासूसी उपन्यास लिख करके बंद क्यों कर दिया? तो श्रीलाल जी हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे सब बड़ा घटिया काम समझते हैं, ये सब का मतलब जो हिंदी के समालोचक हैं, आलोचक हैं, और उन्हें लगता है कि तो कोई बड़ा खराब काम हो रहा है। लोग मजाक उड़ाते थे तो भी मैंने बंद कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी खास वजह से इस समय मेरे पास कोई एक बड़ी रचना मेरे दिमाग में है जो अब मैं शुरू करूंगा। ये उपन्यास खत्म हुआ है, तो ये रामगढ़ में हत्या नाम से ये एक उपन्यास ऐसे ही बन गया। देखिए जासूसी उपन्यास में जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि अगर अंत आप साध लें तो बाकी तो सब कुछ हो जाता है, कि उसका अंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो अंत इत्तेफाक से ठीक ठाक हो गया। जब मैंने लिख करके और खत्म किया तो मुझे लगा अरे बन गया। तो अब फिर उसके बाद तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स है, पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी खत्म हो गए। वो चूंकि खत्म होते होते टाइम हो गया। प्रकाशन की जो स्थिति है हिंदी में, हर प्रकाशक इस समय पुस्तक मेले के लिहाज से सारी तैयारी कर रहा है। अब जानते हो 1 जनवरी में दिल्ली में पुस्तक मेला लगेगा, तो सारे प्रकाशक, तो इसलिए इस समय मैंने किसी प्रकाशक से फिर बात नहीं की। मुझे पता है किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। अब ये जनवरी फरवरी जरा ये पुस्तक मेले से खाली हो जाए, फिर मैं किसी प्रकाशक को ये उपन्यास दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब ये फ्लोर मैं ओपन कर रहा हूँ सबके लिए। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे विभाग द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें भारत के देश भर के विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मसलन ये हमारे साथ रीवा से दिनेश कुशवाहा जी दिख रहे हैं, वहाँ हैदराबाद से प्रोफेसर अभिरंजन जी दिख रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर से प्रमोद कुमार जी दिख रहे हैं। तो और रचनाकारों की भी एक फहरिस्त मुझे दिख रही है यहाँ। आदिवासी जीवन पर गंभीर लिखने वाले राकेश कुमार सिंह दिख रहे हैं। अभी हमारे महत्वपूर्ण कहानीकार लखनऊ में दीर्घ नारायण जी दिख रहे हैं। तो काफी संख्या में, मैंने हमारे विभागीय सहयोगी तो है।
लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी से, कुछ हमारे छात्र भी हैं विश्वविद्यालय के, कुछ टिप्पणी करना चाहें या विभूति जी से कुछ पूछना चाहें। संजय जी भी, संजय श्रीवास्तव जी भी दिख रहे हैं, काफी शुरू से जुड़े हुए हैं वो भी, तो आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब ये फ्लोर ओपन हो गया है, आप विभूति जी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, दिनेश कुमार जी, राय साहब को मेरा सलाम। और पहली बार ये पूरा धवल केश और ये पूरी मूछ तो एकदम लग रहा है जैसे कि वो संजय प्रतियोगिता कर रहा है अगल बगल। संजय श्रीवास्तव का जो धवल केश है, तो पहली तो जो व्यक्तिगत तौर पर शेरो शायरी में रुचि राय साहब के चलते मेरी हुई, क्योंकि ये फैज फिराक सबकी गोष्ठियां आयोजित कर लेते थे उन दिनों। तो अकबर का जो शेर भूल गए राय साहब, वो ये है कि अकबर भला इंसान वे दुनिया में आ क्या कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और जहां तक 71 साल होने की बात है कि अब 71 साल, राय साहब इतने संकोची रहे हैं, जबकि हम लोग उनको सर, बड़े भाई सब मानते रहे, कभी उन्होंने दावा नहीं किया। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि दिनेश से वो आए थे चितरंजन सिंह के साथ, शायद मेरे यहाँ या मेरे कमरे पर 2-3 बार आए हॉस्टल के, जब वो एसएसपी थे इलाहाबाद के। तो सर ने मुझसे कहा कि ये शहर में कर्फ्यू काशीनाथ जी को दे देना। जब वो दूधनाथ जी वाला संस्मरण सुना रहे थे तो मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि ये दे देना और उनसे जरा राय उनकी पूछ लेना। तो मैंने दे दिया, और जब काशीनाथ जी की राय पूछी मैंने और राय साहब को बताया, तो राय साहब ने अट्ठास लगाया और उन्होंने कहा कि दूधनाथ जी काशीनाथ को, मतलब उन्होंने उपन्यास की प्रशंसा की, लेकिन भाषा वाली बात उन्होंने भी कही कि इसकी भाषा जो है थोड़ा और बेहतर हो सकती थी। लेकिन मैं तो राय साहब का घर पढ़ के ही मुरीद हो गया था। और मेरा ख्याल जब घर आया था तब लेखक के रूप में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे उन्हें, केवल उनका डायमंड जुबली हॉस्टल और इलाहाबाद से लेके और कुछ प्रमुख साहित्यकार लोगों के बीच वो किताब गई। तो मैं तो आभारी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का। मैं एक झोपड़ी में बैठा हूँ और ये मेरे गांव की झोपड़ी है, और ये देवरिया में यहाँ कैसे आ गया आज पता नहीं। मैं सोच रहा था, आप सोचेंगे कि जुड़े नहीं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राय साहब एक पुलिस अधिकारी जैसे कई होते हैं। अभी मेरे पास एक किताब आई वर्दी में इंसान, अशोक कुमार जी उत्तराखंड के डीजीपी हैं, मैंने उसको पढ़ा। इतने अच्छे अच्छे पुलिस कर्मी हैं जो ब्यूरोक्रेसी में इतने अच्छे लोग हैं। राय साहब ने मुझे एक बार कहा था, मैं बस 1 मिनट में खत्म करता हूँ, राम कृपा शंकर जी प्रणाम कर रहा हूँ, आपका वक्त नहीं लूंगा बहुत। राय साहब ने कहा कि जब आईएएस आईपीएस लोग कविता लिखते हैं तो आप हिंदी के कवि और आलोचक लोगों को इतना कष्ट क्यों होता है? आप एक थानेदार के पास जाते हो, एक तहसीलदार के पास जाते हो, और वो सुबह 10 बजे से आपको लेके 3 बजे तक चक्कर कटाता है, तब मिलता है। और जो एसपी या जो कलेक्टर कविता लिखता है उसको आप केवल कवि लिख के अपना नाम लिख के पर्ची भेज देते हैं, तो चाय भी पिलाता है, नाश्ता भी कराता है और आपका काम भी कर देता है। तो भाई जैसी अच्छी कच्ची जो कविता लिख रहा है, किसी की पॉकेट तो नहीं मार रहा है किसी का, तो उसको आप लोग कविता लिख ले दीजिए। तो मैंने सोचा इतनी अद्भुत अद्भुत व्यंजनाएं करते हैं। तो राय साहब को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी यही इच्छा है कि पुलिस में जो ऐसे लोग हैं, अब उदाहरण दूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, जो विभूति नारायण राय जैसे लोग हैं पुलिस में, ऐसे लोगों पर भी एक उपन्यास आना चाहिए। धन्यवाद आप सबको, मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार राय साहब। नमस्कार। नमस्कार। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और दिनेश जी, मेरे मन में एक एकेडमिक क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग लगातार
जिसको कहते हैं चर्निंग ऑफ नॉलेज, तो उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा आपने बताया कि उपन्यास का आरंभ और अंत को लिखने में मुझको दिक्कत नहीं है, कई बार मैं पहले लिख लेता हूँ, और जो बीच वाला मामला है उसको मैं भूलता रहता हूँ। तो हम लोगों ने ये पढ़ा जीवन भर कि अगर निष्कर्ष पर कोई व्यक्ति, कोई रचनाकार पहले पहुंच जाए तो जॉर्ज लुकाच कहते हैं कि वो एस्कीमेटिक लेखन हो जाता है और इससे रचना कमजोर होती है। अक्सर जो बड़े लेखक हैं उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके पात्र आगे जाके क्या बोलेंगे, और जैसे हम लोगों के बच्चे एक उम्र के बाद हमसे स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वैसे पात्र भी लेखक से स्वतंत्र हो जाता है। तो ये जो मतलब एक मुझको लग रहा है कि कहीं कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और एक और छोटा सा सवाल है, बहुत सारे लोग हैं कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग मिले पुलिस अधिकारी के रूप में, तो मैं रंडी नहीं कहूँगा, सेक्स वर्कर कहूँगा। सेक्स वर्कर मिली और अपराधी मिले और आदि आदि, लेकिन आपने कुलपति के रूप में अध्यापकों को भी करीब से देखा है, कुछ को बहाल किया बहुत उम्मीद के साथ और कुछ ही दिन में उसको विदा किया। तो ये अध्यापकों का जो चरित्र है उसमें जाहिर है कुछ कायदे के लोग भी हैं, हर क्षेत्र में जैसे होता है, तो उस पर भी एक संभावना बनती है। आपकी कलम अगर उस पर चले, मुझको लगता है कि कुछ निकल के सामने आएगा। थैंक यू। तो रवि रंजन जी की बात पर मैं टिप्पणी करूं या और लोगों की बात खत्म हो जाए तब करूं? दिनेश जी, मैं रवि रंजन जी ने जो कहा उस पर कुछ अपनी राय रखूं या सबकी बातें खत्म हो जाए तब बोलूं? नहीं, मुझे लगता है थोड़ी राय रख दीजिए। जी जी, देखिए रवि रंजन जी ने पहला सवाल बड़ा मुश्किल पूछा और सही बात है, वो रचना प्रक्रिया का अंग है, लेकिन मेरे साथ वही होता है। मैं थोड़ा सा इसमें, अब लुकाच का आपने नाम ले लिया, जाहिर है कि तो अमान्यता होगी कि मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं कभी इस पे यकीन नहीं कर पाया कि कोई पात्र लेखक से स्वतंत्र हो जाता है। ये कहने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पात्र तो आपका कैदी होता है। और ये मैं सिर्फ अस्मितावादी लेखन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ के एक एजेंडा लेकर के चलते हैं हम लोग और कुछ लिखते हैं। ये सामान्य उसमें भी पात्र की हैसियत होती नहीं कि वो आपसे आजाद हो जाए। वो इस मामले में लेखक बड़ा चतुर और बहुत क्रूर होता है, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कई बार अंत वही नहीं होता जो मैं सोचता हूँ। ये जो मैंने यहाँ तक, तो मैं आपसे सहमत हूँ, और जाहिर है कि लुकाच ने सही बात कही कि ये तो जो उनका जो स्टेटमेंट है वो जो अस्मितावादी लेखन है उस पर बड़ा सही उतरता है। यहाँ भैया अस्मितावादी तो अभी की बात है ना, आप 67, 68 या 70 के आसपास में जो नक्सलवादी कथाकार आए थे, जरा आप उनका अंत देखिए। उनकी हर कहानी का अंत पहले पता चल जाता था कि अब किसान या मजदूर जो है वो लाठी और भाला लेके कूद पड़ेगा और अब जमींदार या मिल मालिक का सर कटने वाला है। वैसा होता नहीं था जीवन में, लेकिन चूंकि वो उसमें विश्वास करा, वो विशफुल थिंकिंग थी कि ऐसा हो तो यही होता था। तो ये अब एक, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये अंतिम सच होगा ये नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि वो पात्र बेचारा लेखक के चंगुल में आके फंस जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता। हम ही उसको महान और घटिया और बड़ा और छोटा बनाते रहते हैं, और उससे ये हो सकता है कि एक पात्र विकसित होने में अगर साल 2 साल ले रहा है तो हमारा ही मन उस समय बदल जाए, हमारे ही सोचने का तरीका बदल जाए तो पात्र बदल जाता है। बड़ा देखिए, एक दास्तोवस्की का एक उपन्यास है, छोटा सा उपन्यास है, नोट्स फ्रॉम ए डेड हाउस। 100-125 चरित्र है। एक लेखक के तौर पर मैं तो पगला गया जब मैंने पढ़ा कि अरे ये सारे 100 चरित्र अपने आप में पूर्ण हैं, कोई चरित्र ऐसा नहीं है कि, जबकि वो 100-125 पेज की एक लंबी कहानी है। या मार्केस को देख लीजिए ना,
जो किस्सा गोई के बड़े मास्टर हैं, उन्होंने देखिए वो एक एक चरित्र को कैसे कब्जे में रखते हैं और उसमें अधूरापन का एहसास नहीं होने देते। लेकिन चलिए वो तो हर लेखक की अपनी हैसियत है। बहरहाल जो आपने आपको वाली बात और विश्वविद्यालय के अनुभव की बात कही, वो मुझे लगता है कि आप यहाँ पिटवा देंगे अध्यापकों के बीच में तो अच्छा है मैं ना कहूँ। मैं दुर्घटनावश कुलपति हुआ। देखिए मैं तो कोई अकादमिक दुनिया का था नहीं। जब पहली बार मेरे सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी की बैठक हो रही थी, तो प्रोफेसर विपिन चंद्रा उसमें थे। उन्होंने मुझे फोन किया, वो मुझे जानते थे चूंकि, वो कहा विभूति तुम वाइस चांसलर बनोगे। तो आपको कल्पना नहीं कर सकते कि मैं तो थोड़ी देर अवाक रह गया। मैंने कहा सर अगर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन मिल गया होता तो मैं आईपीएस में क्यों आता। मैं तो सेकंड डिविजनर था। मैं जानता था कि मैं ऑल राउंड सेकंड डिवीजन, उस जमाने में तो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट कहा जाता था ना, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट भी कहा उम्मीद करता था कि इलाहाबाद में फौरन हो जाएगा उसका अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा मुझे तो वहीं नहीं मिला। वो कह रहे नहीं मजाक नहीं कर रहे। तो मैं तो एक तरह दुर्घटनावश कुलपति हो गया। वो हिंदी विश्वविद्यालय का आप सबको बैकग्राउंड मालूम। तो उसके बाद मुझे देख कुछ चीजें मुझे बहुत निराश मैं हुआ। वो ये विश्वविद्यालयों का जो अराजक माहौल था, आप कल्पना कर सकते हैं कि तभी मुझे पता चला कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में हाल है कि अध्यापक को सबसे बड़ी गाली कोई वाइस चांसलर क्या दे सकता है, सबसे कठोर वाक्य क्या कहा जा सकता है वाइस चांसलर द्वारा अध्यापक। वो ये था कि आप अपनी क्लास लीजिए। मतलब मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था कि भाई आपको तो इसीलिए रखा गया है, छात्र इतनी दूर दूर से आए हैं, वो कितनी आशा से आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ पढ़ाएंगे। आप खुद मेहनत करेंगे, जब आप जाएंगे कक्षा में तो आप खुद तैयार होकर जाएंगे। तो सबसे बड़ा अपमानजनक वाक्य ये था कि भाई आप क्लास लीजिए। तो ये एक बड़ा वो था। मुझसे गलतियां हुई, मैं थोड़ा इम्प्रेशनेबल बहुत था, तो मुझसे गलतियां हुई। कई अपॉइंटमेंट मैंने बहुत गलत किए, मैं बाद में खुद ही महसूस करता रहा। जाहिर है कि भाई मैंने पहले ही कहा कि मैं नास्तिक हूँ, तो मेरा कोई पुनर्जन्म तो होना नहीं है कि मैं सोचूं कि अगले जन्म में अब शासक हुआ तो ठीक करूं। वो गलतियां हुई और हो गई। तो मनुष्य जीवन में अपनी गलतियों से सीखता भी है, सबक लेता है, गलतियों का एहसास करता है। दिक्कत यहाँ ये है कि इन गलतियों से अब मैं सबक नहीं ले सकता। अब मुझे दोबारा वो जीवन नहीं मिलेगा या दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा कि मैं बेहतर लोगों को वहां ला सकूं। तो वो जो गलतियां हुई हो गई। बहरहाल वो अनुभव बहुत अद्भुत, इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार मैंने लोकतंत्र का अनुभव किया। मैं 36-37 साल खाकी कपड़ा पहन के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जिस चीज के लिए तरसता था वो वेंजियंस के साथ किया। जैसे पूरे 5 साल में सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के विश्वविद्यालय में गया, जबकि आईपीएस में तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दफ्तर में कभी आप सैंडल में भी चले जाए, उस पर भी आपको डांट लग सकती थी। और अगर आपके कपड़े खास तरह के, वो जो एक औपनिवेशिक परंपरा और जो एक ब्रिटिश नौकरशाही की परंपराएं थी वो चली आ रही। तो लोकतंत्र वहां अद्भुत था, वह काम किया जाए और मेरे जैसा कोई जल्दबाज ना हो जो इम्प्रेशनेबल की वो आपसे बात हुई, लगा कि ये तो बहुत अच्छे आदमी है और ये तो बहुत बढ़िया काम करेंगे और आपको बुला ले और बाद में पछताए। तो विश्वविद्यालयों में बहुत कुछ हो सकता है। और अभी जो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे यही हो रहा है कि जो लिबरल यूनिवर्सिटियों का चरित्र था, दुर्भाग्य से इस समय वो खतरे में पड़ा हुआ है। तो ये अब अकादमिक दुनिया के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। सर एक सवाल दिनेश जी पूछूं क्या आशा से? सर आपने अपने पूरे एक तरह से लेखकीय यात्रा का एक संक्षिप्त पर तथ्यात्मक विवरण पेश किया। जहां तक मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत आपके बारे में, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा भी हूँ, यहाँ अध्यापक होने का भी अवसर मिला। आपके बारे में जो आपकी पीढ़ी के लोग बताते हैं थोड़ा बहुत हम लोग आपको अलग से भी जानते थे कि आपका छात्र जीवन से लेकर और लंबे समय तक, बल्कि अब तो खुल के है, एक वाम आंदोलन से रिश्ता रहा है, उसके सांस्कृतिक आंदोलन से, उसके बौद्धिक आंदोलन से, उस तरह से सड़क वाला ना भी रहा हो। आज आप प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि उसी रिश्ते का यह एक पड़ाव है। तो आपने जो पेश किया उसमें यह तो बताया कि आपके
उपन्यासों के लिए जो प्लाट मिले वो आपके नौकरी से मिले और नौकरी के विभिन्न अनुभव जो थे, यानी जीवन अर्थात नौकरी से मिला, करते हुए जीवन को बाहर देखने का जो मौका मिला वहाँ वो दिखा। लेकिन क्या विचारधारा की भी कोई भूमिका थी उन पात्रों के निर्माण में या उस प्लाट के को आगे बढ़ाने में, या अगर विचारधारा संवारती हो कथानक को, क्या विचारधारा की भी कोई भूमिका होती है या यथार्थ जो बाहर दिख जाता है जीवन में वही एक कथाकार के लिए पर्याप्त होता है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही चीज को मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, यहाँ उपस्थित हमारा कोई और मित्र देखेगा तो उसके रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं। विचारधारा तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग ये कहते हैं कि विचारधारा से उनका तो वो एक खास तरह की विचारधारा के तहत ये बात करते हैं। इसलिए विचारधारा का तो ही है, लेकिन इसके साथ एक ये भी बहुत जरूरी है कि साहित्य तो हो। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो उसमें लेखन तो हो, कुछ रचनात्मकता तो हो। जैसे मैंने अभी नक्सलवादी आंदोलन के दौर की कहानियां, अब उन लेखकों का नाम लेना तो शायद मुनासिब नहीं होगा, आप उन कहानियों को पढ़ें, आपको एकदम नकली कहानियां लगती है ना। अचानक आप पाते हैं कि आखिर में वो मजदूर और किसान भाला छुरी लेकर के कूद पड़े और उन्होंने गला काट दिया जमींदार का या मिल मालिक का। तो सबसे बड़ी चीज है कि कहानी अगर आप लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो कहानी तो हो, उसमें कविताई तो हो। अब दिक्कत ये हो गई है कि आप जैसे विमर्शवादी जो रचनाएं आजकल हो रही हैं उनमें 10% ही आपको जेन्युइन मिलेंगी। ज्यादातर लोग एक एजेंडा बना करके उसके तहत लिख रहे हैं, तो उसमें जो रचनात्मकता है वो पहली कैजुअलिटी होती है। मुझे लगता है कि विचारधारा तो जरूरी है, लेकिन विचारधारा के साथ एक रचनात्मक कौशल भी तो होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं वो कहानी तो बने, कविता तो बने, वो दुर्भाग्य से नहीं बन पाती। ठीक है सर। एक और कोई साथी? जी सर प्रणाम सर। हाँ नमस्कार सर, मैं अतुल सिंह सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। सर मेरा एक सवाल है सर, जैसे आप साहित्यिक सेवा में भी कार्यरत रहे, उपन्यास आप लिखे हैं और आप एक प्रशासनिक पद पे भी कार्यरत रह चुके हैं, तो सर ये जो आपका साहित्यिक कर्म है ये आपके प्रशासनिक कर्म में किसी तरह बाधक रहा या सहायक रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे एक पद पे रहते हुए साहित्य कर्म करना। मैंने शुरू में निवेदन किया था ना कि मुझे तो सहायता मिली। देखिए, दोनों ने मुझे सहायता दी। एक साहित्य से जुड़े पाठक और संवेदनशील पाठक की हैसियत से साहित्य ने मुझे मनुष्य बने रहने में मदद की। मैं जिस नौकरी में गया था वहां पर आपको पता भी नहीं चलता और आप धीरे धीरे जानवर हो जाते है ना। 2-4 साल 5 साल के बाद ही आपको कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपके पूरे व्यक्तित्व में खास तरह का परिवर्तन आएगा जो आपको धीरे धीरे पशु की श्रेणी में ले जाएगा। वहाँ साहित्य आपकी मदद करता है। साहित्य आपके अंदर एक खास तरह की जिद पैदा करता है कि नहीं, मैं मनुष्य बना रहूंगा। और उसी के साथ साथ जो पुलिस में या प्रशासनिक सेवाओं में जो एक बहुत बड़ा रेंज मिलता है लोगों से मिलने का, एक खास तरह का अनुभव हासिल होता है, अलग अलग चरित्रों से बातचीत करने का, मिलने का, उन्हें समझने का, देखने का, वो दूसरी सेवाओं में थोड़ा मुश्किल से मिलता है। पत्रकारिता एक पेशा हो सकता है जहां आपको इस तरह के अनुभव हासिल हो, नहीं बाकी सेवाओं में इसके मौके कम मिलते हैं। तो मुझे तो दोनों ने लाभ पहुंचाया। धन्यवाद सर। सर, एक सलाह के तौर पर एक प्रश्न के रूप में पूछूं सर? जी जी सर, मेरा नाम दीर्घ नारायण हुआ। मैं 1997 बैच का ऑफिसर हूं सर, सिविल सर्विस भारतीय रक्षा संपदा सेवा में। तो अब अभी तक का बता रहा हूं सर कि पिछले 20-25 सालों में चाहे जो भी सरकारें रही हैं, हम लेखक या पाठक को प्रायः सभी को ऐसा लगता है कि सरकार सत्ता शासन से सहमति नहीं बनती है वैचारिक मानसिक तौर पर, और संतुष्टि भी नहीं है, संपूर्णता भी नहीं दिखती है। तो रचनाओं में वो चीजें किसी न किसी रूप में उभर आती हैं जो एक आइडियोलॉजी है, जो संपूर्णता हम चाहते हैं इस देश, दुनिया, समाज, सभ्यता के बारे में,
वो हर एक वैचारिक दुनिया तो बन ही जाती है, वो नहीं बनती दिखती है। पिछले कुछ महीने पहले की बात है, किसी डिनर पार्टी में मुंह से सरकार के बारे में कुछ असहमति सी निकल गई, जैसे कि लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी। तो हमने तो बड़ी साफगोई से कहा कि पिछली सरकारों को हमने जितनी गालियां दी हैं वो तो हमने अभी उसकी 1/4 भी नहीं दी है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी रचनाओं में ये देख रहा हूँ, ये चीजें जब आने लगती है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो व्यंग रूप में हो, प्रखर रूप में हो, किसी न किसी रूप में हावी होने लगती है पात्रों के किसी पात्र में, तो कभी लगता है कि इसकी सीमाएं तय करनी चाहिए एज ए राइटर, कि हम उस समिति को शब्द में या पात्र के माध्यम से कहाँ तक लाते हैं। आप अपने ऐसे शहर में कर्फ्यू और ऐसे ही कई उपन्यास आपने कहा, जो पढ़ा भी है, आपके जो पुलिस सेवा के अनुभव है उसके बेसिस में पात्र परिवेश का निर्माण हुआ है, तो आपके पास व्यापक अनुभव है। हमें ये बताएं सर कि एक लेखक के रूप में अपने आप को कैसे हम लोग संयमित रखें, ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, हर व्यक्ति अपना रास्ता खुद तलाशता है। जिस तरह से किसी लेखक को कोई सलाह नहीं दे सकता कि तुम इस तरह लिखो, उसी तरह इस तरह के द्वैत में फंसे व्यक्ति को अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ता है। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ, जिसकी वजह से ना तो मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और ना कभी परेशानी में फंसा। मैं लगातार दोहरी जिंदगी जीता रहा। मैंने कई जगह इंटरव्यू में भी ये बात कही है, लिखा भी है इस पर, कि मैं दोहरी जिंदगी जीता था। मैं इसे कई बार लोग सोचते हैं कि शायद कोई अतिरेक कर रहा हूं मैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि 6 बजे के बाद घर पहुंचने पर अचानक कोई मुझसे पूछ लेता कि आजकल आप किस डिपार्टमेंट में है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता था। उसकी बड़ी सीधी सी बात है कि भाई देखिए, सरकारी नौकरी में कोई आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा अगर आप अपना काम नहीं करेंगे। आपको ये कह के नहीं बच सकते कि साहब मैं तो लेखक हूँ, मैं तो कवि हूँ, मैं तो लगातार उसी में फंसा रहता हूँ। वहाँ आपको अपना काम करना पड़ेगा। उसी तरह साहित्य की दुनिया में कभी आपको आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं हो पाएगा कि आप बहुत बड़े अफसर हैं। अभी कम से कम 1 दर्जन IAS IPS अफसरों को मैं जानता हूँ जो कूड़ा करकट लिख रहे हैं, लेकिन प्रकाशक उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और उनकी धड़ाधड़ किताबें छाप रहे हैं। मुझे पता है कि इनके लेखन में कोई दम नहीं है। ये ऐसे पदों से जैसे ही हटेंगे ये खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी सीधी सी बात है, आपको लेखक का और जो सरकारी दफ्तर का, इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और दोनों जिंदगियां अपनी तरह से जीनी पड़ेगी। मैं अक्सर देखता हूँ और अपने पहले के लोगों को भी मैंने देखा, अपने साथ के लोगों को भी देखा कि अक्सर हमारे जो अफसर लेखक थे वो लेखकों के बीच में जाके अफसर हो जाते थे और अफसरों के बीच में आके लेखक हो जाते थे। वो दोनों नहीं चलेगा। जब आप साहित्य में आए और अफसर लेखकों के साथ बैठे, छात्रों अध्यापकों के बीच में बातचीत करें, तो आप ये भूल जाएं कि आप अफसर हैं। ये तो मतलब दुर्भाग्य भारतीय समाज का है ना, कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ी चीज है। आप ब्रिटेन में होते, अमेरिका में होते तो आप खुद भी नहीं परवाह करते, दूसरा भी आपकी परवाह नहीं करता। उसी तरह जब आप अपने दफ्तर में जाएं और अपने सहकर्मियों के साथ हो, तो उनको एक बार भी एहसास मत कराइए कि आप तो लेखक भी, वो कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा। सिर्फ ये है कि ईर्ष्या का भाव आएगा सर। तो हाँ, ये दोहरी जिंदगी जीती है। मैं तो ये मानता हूँ दोहरी जिंदगी ये कोई बुरे अर्थ में नहीं, आप बड़े आराम से साथ सकते हैं, कोई मुश्किल। देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसका मुझे भी फायदा हुआ और श्रीलाल जी से भी एक आध बार मेरी बात हुई, हंसते थे कि हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे भाग्य नियंता जिन्हें आप कह सकते हैं, भाग्य विधाता हैं, उनमें ज्यादातर पढ़ते ही नहीं। उनको साहित्य की लेटेस्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मतलब किसी कॉपी किताब पत्रिका, इनसे कोई उनका रिश्ता नहीं होता। आप लिखते रहे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आपके ज्यादातर सहयोगियों के लिए फिजूल का काम है जो आप करते हैं, वो भी इधर ध्यान नहीं देंगे। ये तो हम ही लोग जाके उन्हें बताते हैं कि हम लेखक हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि साहब इसका हमें कोई ग्रेस मिले, तो इसका कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। दोनों जगह हमको
दोनों जगह हमें स्वतंत्र होकर के अपना अपना स्थान बनाना पड़ेगा, अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। सर थैंक यू सर। दिनेश जी, कुछ लोग लिख करके पूछ रहे हैं, तो जो भी मैं आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, अगर उसमें कोई प्रश्न ऐसा लगता हो तो बता दीजिए। स्क्रीन पर कुछ सवाल आए, लेकिन मेरा वो बहुत जल्दी, हाँ वो जल्दी वो गायब हो गए। तो हमारे साथ जो जुड़े, जाहिर सी बात है वही लोग पूछ रहे होंगे जो राय साहब, हेलो राय साहब, हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ला हैं हमारे यहाँ सर जी, बोलिए सर। शिव प्रसाद जी बोलिए। मैं ये साहब, इतना लोकतंत्र का अगर फिर से लिखना हो तो क्या कारपोरेट सेक्टर उसमें बाधा बनेगा या नहीं? कोई नहीं बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई, जब तक आप मुझे मार कह करके आप घोषित कर दें कि मैं अंबानी पे लिख रहा हूं, तब तक कोई नहीं पढ़ेगा, किसी को चिंता नहीं। लेखक अपनी हैसियत कुछ ज्यादा खुद ही आंकता है। बाकी जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, कारपोरेट है, किसी को नहीं पता कि इलाहाबाद में बैठ करके एक हिंदी लेखक क्या लिख रहा है। ये तो अच्छा भी है हमारे लिए। हमारे समाज में जो फैसला करते हैं जो लोग, वो पढ़ते उड़ते नहीं है। तो लिहाजा आप किस्सा लोकतंत्र मुझे खुद लिखना हो तो जाहिर है यथार्थ बहुत बदल गया है, बहुत सारी नई चीजें आएंगी, कारपोरेट भी आएगा, तो लेकिन उसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। जी, हमारे कोई और साथी पूछना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो हम फिर कार्यक्रम समापन की ओर ले चलेंगे। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ प्रकाश, पूछिए, आप पूछिए। जी हाँ सर, ये है कि सर आपको मैंने हिंदुस्तान के कॉलम से ही जाना था, पढ़ रहा था, पिछले 4 सालों से पढ़ रहा था, उसमें जो भी आता था। तो ये कहना है कि नियमित कॉलम लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी होती है। वो तैयारी किस प्रकार की होती है? क्या इसके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पे विशेष तैयार होना पड़ता है? ये सर देखिए, मैं अपनी रचना प्रक्रिया बता सकता हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ एक तैयारी जरूरी है कि मैं 4-6 घंटे बैठ पाऊँ, जो मुझे कई बार मुश्किल लगता है। मैंने पहले स्वीकार किया है कि मैं टालने वाला व्यक्ति हूँ, टालता रहता हूँ, जब मजबूरी हो जाती है तो लिखने बैठता हूँ। बाकी इसलिए नहीं कि आपने कॉलम देखे होंगे, ये कॉलम विविध अनुभवों पर आधारित है। जैसे इलाहाबाद के ही 2 व्यक्तित्व थे, चितरंजन सिंह और प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय, जिनके ऊपर मैंने लिखा। तो ये तो मेरे जीवन में जो कुछ पहले के जो कुछ घटा है, उनको मुझे सिर्फ एकाग्र हो करके और जो चीजें मेरे अंदर हैं उनको एक तरह से उनका इस्तेमाल करना है। तो ये तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और तैयारी की जरूरत है। मैं थोड़ा पाकिस्तान में मेरी दिलचस्पी है और मैं पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तानी साहित्य पढ़ता रहता हूँ। तो इन कालमों में कई बार मैंने पाकिस्तान पर जरूर लिखा है, लेकिन उसके लिए उस दिन बैठ के तैयारी की जरूरत नहीं है। जो कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने पढ़ करके हासिल किया, उन्हीं का इस्तेमाल करना। जी ठीक है, और कोई? अच्छा राय साहब, आपके उपन्यासों में कई बार कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके न्यूसेंस वैल्यू है केवल। तो जैसे किस्सा लोकतंत्र या तबादला, दोनों में से किसी में भी ठीक से याद नहीं है। एक पात्र है जो कि नियुक्ति पत्र उसको मिल जाता है और वो तारीख ज्वाइन करने की खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर दफ्तर में आता है और बड़ा बाबू जब उससे कहता है कि अब ये नहीं हो सकता, तो वो कोने में बैठकर गंदी गंदी गालियां मार बैठ की यूं ही हवा में उछालता है जैसे कोई फ्लाइंग किस लेता है। तो दफ्तर में बैठे हुए जो दूसरे हैं ओवरसीयर या इस तरह के कर्मचारी, उनको लगता है कि ये बड़े काम का आदमी, इसको इस दफ्तर में जरूर होना चाहिए। तो बहरहाल मेरा सवाल ये है कि ये जो पात्र हैं, तो आप तो उच्चाधिकारी थे, आपने ऐसे पात्रों को कैसे देखा होगा? क्योंकि आप जिस पद पर रहे होंगे तो वहां पर ऐसे लोग पहुंच नहीं पाते। ये तो छोटे लेवल पर।
असल में ये जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं तबादला उपन्यास में है। तबादला उपन्यास में पीडब्ल्यूडी के दफ्तर का जिक्र है। और जब एक बार इस उपन्यास की रूपरेखा बन गई तो मेरे एक मित्र हैं, हिंदी के कहानीकार भी रहे, हरिश्चंद्र अग्रवाल, कम लोग उन्हें जानते हैं लेकिन बहुत भले आदमी, और पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर थे। तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप मुझे दफ्तर में कुछ दिन बैठाइए। तो वो 2-3 टुकड़ों में ले जा करके अलग अलग लोगों के पास जाते थे और मेरा परिचय कुछ अलग तरह का दे करके या बिना किसी परिचय के मैं बैठ के सिर्फ वाच करता था कि कैसे ये जिंदगी यहाँ चल रही। तो उस दफ्तर का फर्नीचर, उस दफ्तर की गंदगी, धूल, समोसा, चाय, बड़े बाबू का दूसरे बाबुओं से व्यवहार, ठेकेदारों का, जेई का बड़े बाबू से व्यवहार, तो ये सारी चीजें बैठ करके मुझे देखने का मौका मिला। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो शुरू में मैंने कहा कि कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ तर्ज बयां है। तो जब वो तर्ज बयां आ जाता है, जब आप उसका बयान करते हैं तो जाहिर है कि फिक्शन में तो फिर आप बहुत सारी चीजें जोड़ते घटाते हैं। लेकिन आप पर अभी जिन्होंने आपके ऊपर शोध किया है उन्होंने अभी लिख के कमेंट भेजा कि ये किस्सा लोकतंत्र उस उपन्यास में है। ये प्रकार नहीं, किस्सा लोकतंत्र में नहीं है, ये तबादला उपन्यास, वो शायद भूल गए हैं। जी जी जी। ध्रुवलाल यादव नाम का एक जूनियर इंजीनियर है जिसका बयान है ये, जिसका जिक्र है इसमें। जी जी, हमारे साथ अगर कोई और पूछना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम आगे। ठीक है, उनकी स्वीकृति आ गई कि जी सर तबादला में ही है, तो और उनका स्वागत है। जो भी पूछना चाहे, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम समापन की ओर ले चले। एक बार फिर मैं धन्यवाद दे दूं भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने कार्यक्रम कराया, मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है। और फिर जैसे रविरंजन जी आ गए या और बाहर से मित्र लोग आ गए, दिनेश कुशवाहा आ गए, संजय श्रीवास्तव आ गए, तो इन लोगों से भी मुलाकात हो गई। अब तकनीक से ये फायदा है कि हैदराबाद गए बिना भी रविरंजन जी से मुलाकात हो सकती है, तो ये इसके लिए भी बहुत नमस्कार। तो ठीक है, जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है, अब मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे को आमंत्रित करूंगा कि वे संक्षिप्त टिप्पणी अपनी करें और फिर उसके बाद औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे विभागीय सहयोगी डॉक्टर कुमार बीरेन जी अभी मैं कार्यक्रम के संयोजक दिनेश जी, आज के इतवार के संघ के लेखक विभूत नारायण जी, मंच पर उपस्थित दूरभाषी आभासीय मंच पर जो से जुड़े हुए श्रोतागण, अध्यापक वृंद, हिंदी विभाग अपनी गतिशीलता में अपने अध्यापकों के सहयोग से निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए चरैर्वेद का जो सिद्धांत है उसका अनुपालन कर रहा है। कर लीजिए आपका। जी 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 सर बोलिए। अनम्यूट कर लें। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, अपने को म्यूट हटा दीजिए। हाँ भाई, हटा तो रहे, अब आ रही है। आ गई। और इस रूप में हिंदी विभाग निरंतर अपनी पहचान बना रहा है। हिंदी विभाग की ओर से, स्वयं अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, अपने कुलपति, कुल सचिव, अपने डीन आदि सभी की ओर से मैं
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे। आगे की कड़ी अगले इतवार के दिन दिनेश जी फिर किसी नए लेखक के साथ हम सबको आस्वादन की प्रक्रिया से जोड़कर एक विशेष रचनाशीलता का पाठ पढ़ाने की दिशा में अग्रसर होंगे। मैं कार्यक्रम के संयोजक दिनेश जी को हार्दिक बधाई देता हूं। वे इसी प्रकार हम लोगों को आगे की ओर ले चले, सोचने के लिए, आस्वादन की प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए और स्वयं अपने को समझने के लिए। आज के व्याख्याता महोदय ने स्वयं अपने को जानकर और उन्होंने 2-3 बार एक शब्द का प्रयोग किया कि मैं नास्तिक हूं। मैं राय साहब से विशेष रूप से आग्रह करता हूं, नास्तिकता भी एक तरह की आस्तिकता ही होती है और नास्तिकता व्यक्ति सापेक्ष, समाज सापेक्ष मूल्यों को आत्मसात करती है और शायद यही कारण है कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा से चलकर और कुलपति के पद तक की यात्रा के बीच में उसी आत्मसंभवा को हमारे सामने उपस्थित करने का यत्न किया है। मैं विशेष रूप से आज के व्याख्याता विभूति नारायण जी के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं दिनेश जी से आग्रह करता हूं कि वे अगली कड़ी, अगला प्रस्ताव, अगले पड़ाव की ओर इस कार्यक्रम को ले जाएं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने विभागीय सहयोगी डॉक्टर कुमार बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो औपचारिक धन्यवाद राय साहब का करें। डॉक्टर कुमार बीरेन जी। धन्यवाद दिनेश जी। आज के कार्यक्रम में अपने सृजन और परिवेश पर महत्वपूर्ण व्याख्यान देने वाले आदरणीय विभूति नारायण राय जी, हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे जी, विभाग के प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय सूर्यनारायण सर और बाहर से जुड़े हुए दिनेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर रविरंजन जी और संजय श्रीवास्तव जी और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सबने इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे विभाग का मान बढ़ाया है और इतवार के दिन यह श्रृंखला जो चल रही है, लेखक से बातचीत करने की जो श्रृंखला है और लेखक अपनी जो रचना प्रक्रिया पर, अपने सृजन और परिवेश पर जो बातचीत रख रहे हैं, उसमें आज महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने विभूति नारायण राय जी थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इनके गांव में लोक में प्रतिरोध विषय पर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, मैं जोकहरा गया था। तो गांव में भी जिन्होंने प्रयोग किए और जो पुस्तकालय चलाया और उसमें जिस तरह से महिला समूह को जोड़कर कुछ रोजगार सृजन भी किए हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। राय साहब ने एक बात कही थी एक सवाल के जवाब में अभी कि लेखकों के बीच में मैं अधिकारी और अधिकारियों के बीच में लेखक बनने का हिमायती नहीं रहा। ये हम लोगों का देखा हुआ है, ये आंखों देखी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक गोष्ठी में संभवतः त्रिलोचन जी आए थे। उस दौरान चौकी पर बैठ के वक्ता बात अपनी रखते थे और जो श्रोता होते थे जमीन पर दरी पर बैठा करते थे। संभवतः राय साहब उसमें इलाहाबाद शहर में रेल आईजी के रूप में थे और वो आए थे और दरी पर बैठकर उन्होंने कार्यक्रम में श्रोता के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। तो दिनेश जी ने शुरू में ही ये बात कही थी कि विभूति नारायण राय जी एक ऐसे लेखक हैं जो अपने अभिजात को अलग रखकर सब लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए कोई भी सहज रूप से उनसे मिल सकता है, पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है। ये देखा हुआ सच भी है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें राय साहब ने की
जिससे प्रायः लोग सहमत हैं, जिन लोगों ने सवाल पूछे भी और जिन लोगों ने कम्प्लीमेंट भी दिए। एक तो प्रशासन में रहकर भी मनुष्य कैसे बने रह सके, इस पर राय साहब ने बहुत जोर देकर अपने विचार व्यक्त किए कि इसमें साहित्य ने बड़ा रोल अदा किया, कि साहित्य ने मनुष्य बनाए रखा प्रशासन में रहकर। और यह जो राय साहब बात कह रहे हैं, इसको लिखकर लगातार कई वर्षों से मैं हिंदुस्तान में इनके कॉलम का पाठक रहा हूं और रहता हूं। अपनी ही पुलिस को, जिस प्रशासन में आप रहे, अपने ही पुलिस को, उसकी कारगुजारियों को इस तरह से रेखांकित किया या कटघरे में खड़ा किया, ये बात सच है कि ये मनुष्य बने रहने के कारण ही संभव हो सका और लेखक के हृदय के कारण ही संभव हो सका। अगर प्रशासन में रहकर अपने प्रशासन का बचाव कर रहे होते तो शायद जो शोहरत बतौर लेखक आपको मिली है शायद न मिल पाती। या शहर में कर्फ्यू में भी जो पुलिस का रोल आपने दिखाया है, आप मैं शहर के एसपी थे, बावजूद इसके अपने ही पुलिस को आपने दिखाया कि क्या ज्यादतियां पुलिस दंगे के दौरान कर सकती है। तो यह चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः जो प्रशासन में रहे लेखक हैं अपने सच को उजागर करने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपने अपने लेखक होने में 3 चीजों का रोल, हालांकि सुनरायन सर ने कम्प्लीमेंट में ये अच्छी बात, विचारधारा का भी एक रोल रहता है, जिसका आपने भले प्रतिकार किया कि विचारधारा एक सहज रूप से आए तो ठीक है, वरना लेखक कहानी। लेकिन आपने जो पुस्तकों का, पत्रिकाओं का और साथियों का जो जिक्र किया, गोरख पांडे का हवाला दिया, तो तीनों का रोल बड़ा अहम है। और विचारधारा का कम्प्लीमेंट के तौर पर सुनरायन सर ने कहा, हमें लगता है कहीं न कहीं इलाहाबादी गुरुओं का भी रोल होगा, जिसका जिक्र आपने इसमें नहीं किया, हो सकता है ध्यान से। इलाहाबाद के गुरुओं ने भी कुछ भूमिका तो निभाई होगी और आपके लेखन में इलाहाबाद बोलता है। आपके 2-2, 3-3 उपन्यासों के प्लॉट में इलाहाबाद है और यहाँ के चलते भी बहुत सारी चीजें आपके साहित्य में एक वैशिष्ट के तौर पर उभरी हैं। और प्रशासन में रहकर तटस्थ रहना, इस बात को भी आपने रेखांकित किया, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और एक बात जो कई लोग इसको सवाल के तौर पर ले रहे थे कि पुलिस में ना आए होते तो बहुत सारे अनुभवों से आप वंचित रह जाते, ये बात सही है कि पुलिस प्रशासन में रहकर जो ऐसे वाकयात या ऐसी घटनाओं की को प्लॉट बनाकर आपने जो लिखा है जिसमें पुलिस का रोल होता है, तो शायद आप उसमें न रहे होते, बाहर रहकर के ये बात लिखना उतना संभव नहीं होता, तो वो सच के ज्यादा करीब हो सका है। एक बात आप लगातार कह रहे हैं कि पूरा न लिख पाने का असंतोष है आज तक, और ये हमें लगता है कि हर बड़े लेखक को यही रहता है कि थोड़ी जिंदगी और मिलती तो मैं थोड़ा ये लिख लेता, थोड़ा वो लिख लेता, तो इससे जीवन जीने में भी सुविधा होती। अगर कोई लेखक संतुष्ट हो जाए तो शायद वो जिंदगी कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक असंतुष्ट हैं और बेहतर लिखना चाह रहे हैं। इधर आप बिना भय के, एक लेखक का चित्त निर्भय भी हो, ये साहित्य की विशेषता है, तो आप बिना भय के जिस तरह से अपने कॉलम में सच को लिख रहे हैं, वो उसकी तारीफ होती है। और हमारे हिंदी विभाग के इस प्लेटफॉर्म पर दिनेश जी के संयोजन में ये जो चल रहा है रविवार का, और हमारे अध्यक्ष जी जिस तरीके से इसको ले रहे हैं, आपने इसमें जुड़कर इस श्रृंखला की तो श्रीवृद्धि की ही है और अपनी रचना प्रक्रिया पर बताते हुए बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में हम जान पाए, हम समझ पाए कि आपकी समझ कैसे विकसित हुई, आप लेखक के तौर पर किस चीज को कैसे देखते रहे, आप घटनाओं के दौरान कैसे तटस्थ बने रहे। तो हम बहुत लाभान्वित हुए और हम पूरे विभाग, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग परिवार की ओर से शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और साथियों सबकी ओर से आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप लगातार अपनी रचनाओं से हमें रूबरू तो कराते ही रहेंगे। हम जब जब चाहेंगे आप हिंदी विभाग के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन या ऑफलाइन
हम आपसे बातचीत करने के लिए आपसे जब भी आग्रह करेंगे आप उपलब्ध रहेंगे। हम एक बार पुनः सबकी ओर से आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं और दिनेश जी का, आदरणीय प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे जी का उनको भी बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह से बड़े लेखकों से हिंदी विभाग को उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में हम सबको जोड़कर लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत सारी बातें लेखकों के बारे में, कृतियां हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, शोधार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी बातें जो एक लेखक शुरू कैसे करता है, कैसे जमता है, कैसे, अब यही बात जो राय साहब ने कही कि मैं समापन को पहले तय कर लेता हूं और मिल जाता है तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, ये एक नई बात है। जो बात हुई कि लुकाच के विरुद्ध ये बात जाती है, या बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राय साहब ने सच कहा कि मैं तो प्रायः ऐसा ही करता हूँ। तो अब ये बात नई है और बहस का भी विषय है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से सक्रियता पूर्वक लेखन करते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे और हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुमार वीरेंद्र जी। और अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम किसी और लेखक के साथ होंगे और आपका सहयोग हमें मिलता रहे, यही उम्मीद।